जो टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर, चाहे वो वाउंड रोटर में हो चाहे वो केज रोटर में हो, दोनों में प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर सेम होता है। वाउंड रोटर में आप जानते हैं कि रोटर जो है बंधा होता है तारों से, लेकिन केज रोटर एक मजबूत होता है, उसमें बार्स होते हैं, कॉपर के एल्युमिनियम के बने हुए बार्स होते हैं, केज टाइप का स्ट्रक्चर होता है। और वाउंड रोटर में बस वो तारों से बंधा होता है। तो वाउंड रोटर और केज रोटर के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर देखते हैं। तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर का प्रिंसिपल क्या है? जो ये देख सकते हैं आप, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये स्टेटर का पार्ट और रोटर का पार्ट। तो इसमें तीन जो हैं, तीन देखिए थ्री फेज की ये एसी सप्लाई, यहाँ पे थ्री फेज एसी सप्लाई हो रही है। ये जो है ये क्या है? थ्री फेज एसी सप्लाई, ठीक है। तो तीन फेज एसी सप्लाई यहाँ पे दी जा रही है स्टेटर में। स्टेटर में क्या होता है? स्टेटर एक स्टेशनरी पार्ट है, ये मूव नहीं करता है। तो स्टेशनरी पार्ट में यहाँ पे ये वाइंडिंग रखी हुई है, यहाँ पे वाइंडिंग रखी हुई है, मतलब ये वाइंडिंग पूरे में फैली हुई है चारों तरफ, एक दूसरे से इंसुलेटेड है। इसकी वाइंडिंग इससे इंसुलेटेड है, इसकी वाइंडिंग इससे इंसुलेटेड है। तो तीन फेज की 120 डिग्री के एंगल पे बना के हमने तीन वाइंडिंग रख रखी। तो वो कहीं पे भी मतलब आपस में तार टच भी कर रहे हैं तो वो इंसुलेटेड है, तो एक दूसरे से इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है। लेकिन एक जगह कहीं ना कहीं वो या तो ये डेल्टा में कनेक्टेड होंगे या वो स्टार में कनेक्टेड होंगे, क्योंकि थ्री फेज़ के यही दो कनेक्शन होते हैं, डेल्टा या स्टार। तो हम क्या करेंगे? पहले थ्री फेज़ एसी सप्लाई देंगे। ये सिंगली एक्साइटेड मोटर है। सिंगली एक्साइटेड मोटर का मतलब क्या होता है कि इसमें सिर्फ एक ही सप्लाई दी जाती है, वो भी थ्री फेज़ एसी सप्लाई, और इसके अलावा और कोई सप्लाई नहीं दी जाती है। तो यहाँ पे देखिए जो थ्री फेज एसी सप्लाई हमने दी है स्टेटर में, वो क्या करेगी? एक जो सप्लाई है वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, दूसरी जो यहाँ पे सप्लाई दी है वो दूसरी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगी, तीसरी जो है वो तीसरी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगी। तो यहाँ पे एक नहीं तीन तीन मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होंगी। तो तीन मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होने से क्या होगा कि एक जो कंबाइंड इफेक्ट होगा तीनों का, वो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म हो जाएगी। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या हुआ? घूमती हुई मैग्नेटिक फील्ड। तो जो मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म होगी वो क्या होगी? यहाँ पे रोटेट कर रही होगी, ऐसे ऐसे डायरेक्शन में रोटेट कर रही होगी। तो उसमें भी सब कैलकुलेशन होती है कि कितनी आती क्या आती, वो सब आपके कोर्स में नहीं है। आप बस ये समझ लीजिए यहाँ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है, यहाँ पे रोटर रखा है, चाहे वो केज रोटर हो चाहे वाउंड रोटर हो। तो यहाँ पे रोटर के जो कंडक्टर्स हैं, रोटर में आपने कंडक्टर्स देखे होंगे कि केज रोटर में बार रॉड्स यूज़ की गई हैं, ठीक है, और वाउंड रोटर में तार यूज़ किए गए हैं। वाउंड रोटर तारों से ऐसे ऐसे बंधा होता है। तो यहाँ पे जो कंडक्टर्स हो वो कट करेगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड्स कट करेगी, कंडक्टर के थ्रू पास होगा। तो क्या होगा कि यहाँ पे रोटर के कंडक्टर्स में एक ईएमएफ इंड्यूस होगी। ईएमएफ इंड्यूस होने से क्या होता है कि रोटर के कंडक्टर्स में करंट फ्लो होने। करंट क्यों फ्लो होगा? क्योंकि रोटर को हम पहले से ही जानबूझ के शॉर्ट सर्किट करके रखते हैं। शॉर्ट सर्किट मतलब उसमें करंट का पाथ एकदम कंप्लीट करके रखते हैं कि करंट फ्लो होने का पूरा पाथ बना देते हैं। तो रोटर में क्या होगा कि रोटर में ईएमएफ इंड्यूस हुई, ईएमएफ इंड्यूस होने से रोटर के कंडक्टर्स को कट किया रोटर, और ईएमएफ इंड्यूस होने से क्योंकि सर्किट पूरा कर रखा था तो करंट फ्लो होने लगेगी। तो रोटर के कंडक्टर्स में करंट फ्लो होने लगे। अब करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन अ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क। तो करंट कैरिंग कंडक्टर है और रोटर क्या है? रुका हुआ है, और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? मूव कर रही है। तो यहाँ पे रोटर हो गया, मतलब कंडक्टर्स होगा स्टेशनरी, और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की कुछ स्पीड से रोटेट कर रही है। तो दोनों की स्पीड में डिफरेंस आ गया। तो दोनों की स्पीड में डिफरेंस आ गया तो क्या होगा? यहाँ पे एक टॉर्क लगेगी, और रोटर के कंडक्टर, सभी रोटर के जितने भी कंडक्टर हैं सभी में एक ही डायरेक्शन में टॉर्क लगेगी, चाहे वो क्लॉकवाइज हो चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज हो। तो वो टॉर्क जो है वो रोटर को रोटेट कर देगी। तो यही है प्रिंसिपल्स वो थ्री फेज इंडक्शन मोटर का, कि एक सप्लाई दी, वो भी थ्री फेज एसी सप्लाई। कहाँ दी? स्टेटर में। स्टेटर में जब सप्लाई दी तो क्या हुआ कि एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गई, क्योंकि तीन सप्लाई से तीन मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई जो कंबाइन करके एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगी। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ने क्या किया कि रोटर के कंडक्टर्स को कट किया। रोटर के कंडक्टर्स में कट किया तो एक ईएमएफ इंड्यूस हुई। ईएमएफ इंड्यूस होने के बाद क्या हुआ, क्योंकि रोटर को हम पहले से ही शॉर्ट सर्किट करके रखते हैं, तो रोटर के कंडक्टर्स में क्या हुआ? करंट फ्लो होने लगा। जब करंट फ्लो होने लगा तो क्या हुआ
कि करंट कैरिंग कंडक्टर वन प्लेस्ड इन रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, जब करंट कैरिंग कंडक्टर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाता है तो दोनों के बीच में एक रिलेटिव मोशन होता है। रिलेटिव मोशन की वजह से क्या होगा कि जो कंडक्टर्स हैं वो उसी डायरेक्शन में उन पर टॉर्क लगेगी और टॉर्क लगने की वजह से वो उसी डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे। तो यही है प्रिंसिपल थ्री फेज इंडक्शन मोटर का। ठीक है, यही इसकी को डिटेल में लिखा है। तो ये फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है इसमें यहाँ पे यूज़ हो रहा है। ये इंडक्शन मोटर है और इंडक्शन प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्पीड एंड स्लिप। तो ये टॉपिक भी कई बार आ चुका है। तो इंडक्शन मोटर जो है वो, हाँ, सिंक्रोनस स्पीड किसे कहते हैं? सिंक्रोनस स्पीड मैं पहले भी बता चुका हूँ। सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है कि जिस स्पीड से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करती है उस स्पीड को सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं। तो सिंक्रोनस स्पीड मान लीजिए 1500 आरपीएम है किसी मोटर की, तो इंडक्शन मोटर का जो रोटर रोटेट करता है उसको रोटर की स्पीड बोलते हैं। तो सिंक्रोनस स्पीड और रोटर की स्पीड में इंडक्शन मोटर में हमेशा डिफरेंस होता है, जबकि सिंक्रोनस मोटर में कोई डिफरेंस नहीं होता। सिंक्रोनस मोटर में जो रोटेशन की स्पीड है रोटर की वही सिंक्रोनस स्पीड है, लेकिन यहाँ पे सिंक्रोनस स्पीड और उसमें डिफरेंस होता है। तो जो डिफरेंस होता है सिंक्रोनस स्पीड और एक्चुअल रोटर स्पीड में, देखिए रोटर की ही स्पीड हमें दिखाई देगी। सिंक्रोनस स्पीड जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड है वो हम देख नहीं सकते, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक इमेजिनरी क्वांटिटी है, उसकी स्पीड को हम देख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हम रोटर की स्पीड देख सकते हैं। तो रोटर की स्पीड और सिंक्रोनस स्पीड में जो डिफरेंस होता है उसी डिफरेंस को स्लिप स्पीड बोलते हैं। ठीक है, स्लिप स्पीड बोलते हैं। तो जो सिंक्रोनस स्पीड है उसका सिंबल है NS, ये लिखा हुआ है, और रोटर की स्पीड है उसका सिंबल है NR। तो स्लिप स्पीड क्या हुई? NS माइनस NR। लेकिन जो न्यूमेरिकल पर्पज़ में यूज़ किया जाता है वो पर यूनिट स्लिप होता है। तो पर यूनिट स्लिप क्या होता है? NS माइनस NR अपॉन NS। तो ये न्यूमेरिकल पर्पज़ से जब भी आपको स्लिप लिखा होगा तो ये पर यूनिट स्लिप ही दी गई होगी, NS माइनस NR अपॉन NS। ठीक है, तो इससे पर यूनिट क्वांटिटी आ गई। परसेंटेज स्लिप क्या होगी? NS माइनस NR अपॉन NS इंटू 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो कई बार परसेंटेज स्लिप भी दी होती है, कई बार पर यूनिट स्लिप भी दी होती है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्लिप स्पीड क्या होती है। स्लिप स्पीड मतलब सिंक्रोनस स्पीड और रोटर की स्पीड में डिफरेंस। इंडक्शन मोटर में दोनों में एक डिफरेंस होता है, डिफरेंस जो है वही स्लिप स्पीड कहलाता है। पर यूनिट स्लिप क्या होती है? S से डिनोट किया जाता है, NS माइनस NR अपॉन NS। और परसेंटेज स्लिप उसमें 100% मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो परसेंटेज स्लिप बन जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टेटर की फ्रीक्वेंसी। स्टेटर की फ्रीक्वेंसी का ये फॉर्मूला पढ़ाया था सिंक्रोनस में। तो F इक्वल टू PNS अपॉन 120। PNS, P नंबर ऑफ पोल्स है, NS क्या है? सिंक्रोनस स्पीड, 120 एक कांस्टेंट है। तो ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आता है। ठीक है, अब रोटर की हम बात करें तो रोटर में क्या होगा कि रोटर की फ्रीक्वेंसी को हम FR से डिनोट कर रहे हैं। तो FR वही रहेगा, P वही रहेगा, 120 वही रहेगा, लेकिन यहाँ पे ये जो टर्म लिखा था NS, वहाँ पे लिख दिया गया NS माइनस NR। अब इसका कारण थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है कि ये ऐसा क्यों हो गया। P वही है, नंबर ऑफ पोल वही है, 120 कांस्टेंट वही है, लेकिन यहाँ पे NS की जगह जब रोटर की फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं तो NS माइनस NR। अब रोटर की फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ? जो रोटर में करंट फ्लो हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। ठीक है, मतलब रोटर में पर सेकेंड कितनी साइकिल्स कंप्लीट हो रही हैं जो करंट फ्लो हो रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। वो फ्रीक्वेंसी NS माइनस NR के प्रोपोर्शनल क्यों लिख दी गई है? तो NS माइनस NR, बात समझिए, रोटर में जो भी EMF इंड्यूस हो रही है, जो भी करंट फ्लो हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है? वो दोनों के स्पीड के डिफरेंस की वजह से हो रहा है। जो स्टेटर की स्पीड यानी सिंक्रोनस स्पीड है, स्टेटर के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड प्रोड्यूस की जा रही है उसको सिंक्रोनस स्पीड NS बोलते हैं। तो NS और रोटर की स्पीड, जो एक्चुअल स्पीड में रोटर घूम रहा है, तो दोनों का जो डिफरेंस है उसी की वजह से तो यहाँ पे EMF इंड्यूस हो रही रोटर में, और उसी की वजह से उसकी फ्रीक्वेंसी आ रही EMF और करंट, और उसके बाद करंट की वो फ्रीक्वेंसी आ रही है FR। तो इसलिए यहाँ पे NS की जगह NS माइनस NR हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो बहुत चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो FR इक्वल टू P इंटू NS माइनस NR अपॉन 120। अब हम क्या करेंगे, हमने F और FR में रिलेशन निकालनी है।
तो हम क्या करेंगे, एफ आर बाई एफ कर दिया, तो ये डिवाइड करेंगे, जब आप खुद डिवाइड करके देखिएगा तो ये डिवाइड करके ये आएगा एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस। ठीक, एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस तो ऑलरेडी एस होता है, तो एस यहाँ लिख दिया, एफ आर इक्वल टू एस इंटू एफ आ गया। तो रोटर करंट फ्रीक्वेंसी इक्वल टू पर यूनिट स्लिप इंटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आ गया, ये कई बार डेरिवेशन आता है, एफ आर इक्वल टू एस एफ प्रूव करिए। ठीक है, ओके।